Mr. Hyde, the Naxals are two-faced. The fact remains that without the power of the gun, their message will not really get through. ये जब 1960s के अराउंड इनिशियलाइज हुआ कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें सिस्टम के खिलाफ जाना था, मतलब वो कहते थे कि हमें इस सिस्टम को बदलना है। उनका जो मेन एजेंडा था वो काइंड ऑफ सेम था कि मतलब हमें इस सिस्टम में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक हम चेंज नहीं होंगे। और ये जो मेंटालिटी थी, ऑल्दो हमें पता है कि उस टाइम पे ऐसे ग्रुप्स बहुत ज्यादा जगह थे, मतलब ऑल्दो मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनके अलग बिलीव्स थे। सो ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो ये 4 और 5 रीजन वाली बेल्ट है, इसमें ये मूवमेंट इतना स्ट्रांग रहा और आज तक वो वहां पे थ्राइव कर रहा है। मतलब ऐसा क्यों है कि अभी तक वो ग्रो कर रहा है और स्टिल मतलब फोर्सेस इतना काउंटर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो मतलब उसको वाइप आउट नहीं कर पा रही। ऑल्दो वी हैव गॉट सम गुड कंट्रोल ओवर दोज एरियाज, बट स्टिल इट इज देयर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन दैट इट इज वेरी स्ट्रांग इन दोज पर्टिकुलर रीजन्स? जो लोग लेमैन टर्म्स में नक्सलिज्म को जानते हैं, they consider that it is actually fueled by Adivasis, which is partly true also. Most of the support that the Naxalites get is from the Adivasis and the Dalit community. But जिन areas की तुम बात कर रहे हो, the Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, West Bengal, and now parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, these are also included in it. West Bengal से तो शुरू ही हुआ था. The term itself is derived from the Naxalbari village of West Bengal. So why is it there? People think that it is because it is natural resources का area है ये सारा. There are so many natural resources there, especially in Andhra Pradesh, and the lack of first of all, Adivasi से क्यों support मिलेगा? Because they live on those forested areas which are rich in all these natural resources like minerals and everything, which the state and the union control eventually. But ये होता है कि this cannot be a valid reason alone, because if there is a Naxalite movement in Bihar because of the natural resources and the greenery, why is there just nothing in Himachal Pradesh? अगर ईस्टर्न यूपी में है तो ऐसे किसी और एरिया में क्यों नहीं है जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ natural resources are present? Why in those areas only? This is also that is why people say that Naxalite movement is also related to the socio-economic and that cultural dimension also. आदिवासीज का एक ट्रेडिशनल बॉन्ड है अपने उस जगह से, right? And when their lands are taken away by the big corporate houses, so obviously उनका कोई legitimate way नहीं है to voice out their opinion. हमारा process and everything is very slow. That is why they give support. और ये जो states की तुम बात कर रहे हो, they have high number of crimes against the marginalized people like Dalits and all. So that is also one of the reasons. तो जब ऐसे लोगों को कोई और वे नहीं मिलता, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता, कम्युनिकेशन नहीं मिलता, गवर्नमेंट सर्विसेज इनके एरियाज में बहुत ही लिमिटेड है, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर it seems like an attractive alternative. That is my point. Right. तो कई बार ना, जिससे निष्ठा ने क्लियर किया कि सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल रीजंस भी थे, उसके साथ ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैक, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट का डेवलपमेंट ना होना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो एरियाज ऐसे हो, क्योंकि एक इन सब एरियाज में ज्योग्राफी भी एक पार्ट है। तुम अगर उस रीजन को एनालाइज करोगे, ठीक है, तो तुमको लगेगा कि बहुत अनइवन सरफेस है, अनइवन सी टेरेन है वहां पे। ये जो सारे ये एडजॉइनिंग एरियाज हैं, इनको जिनको रेड कॉरिडोर भी करते हैं, तो वो भी एक पार्ट था। और साथ ये थे कि लीडरशिप भी थी। जैसे बंगाल में जब नक्सलबारी हुआ तो चारू मजुमदार और कानू सान्याल और आई थिंक संथाल कम्युनिटी से लीडर थे, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो भी थे उसमें इन्वॉल्व। तो ये तीन, मतलब ये दोनों प्रोबेबली चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ये लोग जुड़े हुए थे सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। जंगल संथाल और चारू मजुमदार। यस, तो ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। तो ये इन, जैसा कि तुमको पता है कि और इनकी विचारधारा वही माओ जेडुंग वाली थी कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ ए बैरल ऑफ ए गन।
तो ये उस आइडियोलॉजी पे काम करते थे, और क्योंकि इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं नक्सलिज्म के अलावा। तो इनका क्लासिक केस होता है कि एक ऑपरेसर है, एक ऑपरेस करने वाला था, जो कि उस वक्त ट्रू था भी भाई, क्योंकि जो नक्सलवादी इवेंट था वो पूरा यही था कि एक किसान था जिसको लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया, वो जो शेयर क्रॉपर जो कहते हैं जिसको, उसको अपनी जमीन से निकाल दिया, और उसकी वजह से जो है वहां पे पूरा किसानों ने आंदोलन किया, एक तरीके का मूवमेंट दिया। फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से पूरे यहाँ पे बढ़ता गया। मतलब ये जो तुमने जितने 6-7 स्टेट्स गिनाए, तो इसकी वजह, क्योंकि वहां पे तो इसकी यही वजह थी कि वो ज्योग्राफी एक पार्ट थी वहाँ का, सोशल कल्चर, क्योंकि ना ये जो एक्ट्स आए ये इनको एक्चुअली में डिप्राइव कर दिए गए इनके खुद के लैंड से, क्योंकि वो माइनिंग के लिए यूज होते थे, ठीक है। वो बहुत बाद में उसके लिए लॉज लाए तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शुरुआत में तो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन थी, एक सेंस ऑफ, तुम कह सकते हो कि लैक ऑफ गवर्नेंस था, और गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी जो भावनाएं होती वो थी। लेकिन उसके बाद कोशिश की गई इन सारी चीजों को फंड्स एलोकेट कर दिए गए, और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करने की कोशिश की गई, इनको मेन स्ट्रीम में भी लाने की कोशिश की गई। लेकिन इंडिया में भाई एक क्लासिक केस चलता है रेड टेपिज्म का, तुम कह सकते हो, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर वहां भी था, फंड जहां जाने चाहिए थे नहीं गए, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाई कई केसेस में। और जो तुमने बात की ना सिक्योरिटी फोर्सेस की, भाई स्कूल्स तो बहुत बन गए हैं ट्रेन करने के, लेकिन जो इंडिया में एक प्रॉब्लम रहती है ना कि आर्म फोर्सेस की, जैसे एक कोबरा यूनिट है जो स्पेशलाइज करती है इसको डील करने में, राइट। तो उनका जो लोकल पुलिस वालों के साथ होता है, जो लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, वो उस तरीके का नहीं है। या जैसे तुम जानते होगे कि एक ग्रे हाउंड्स करके ऑपरेशन चला था आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली आंध्र प्रदेश से जितने नक्सलाइट से या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कह दो उनको, उन सबको बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो होता क्या है कि ये आंध्र प्रदेश से मान लो उड़ीसा चले गए या कहीं और माइग्रेट करके चले गए, तो जो इंटर स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी भी वर्किंग ठीक नहीं हो पाती है। तो ये मतलब सारे फैक्टर्स कंबाइंड है कि एक तो पहले वो जो फीलिंग डेवलप हुई, और फिर उस फीलिंग को मतलब कम करने के लिए तुमने जो स्टेप उठाया वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि भाई एक बार अगर तुमने लेफ्ट विंग वाले कहीं पकड़ लेते हैं किसी को, तो वो फिर वही करते हैं। क्योंकि तुम देखो जो भी नक्सलाइट अटैक होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पे होते हैं, या तो हॉस्पिटल्स पे होते हैं या स्कूल्स पे होते हैं, क्योंकि अगर तुम स्कूल्स अगर बेहतर सुविधा मिलने लगेगी तो ऑब्वियसली। और ऐसे नहीं है, बिहार में एक जगह है संदेश करके जो एक ब्लॉक है जो कि काफी नक्सलाइट प्रभावित था, लेकिन वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में लौट आए क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पॉजिटिव एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे कहते हैं ना कि क्लासिक केसेस जो इंडिया के पिछले 70 सालों से प्रॉब्लम रही है वो सारे एक्यूमुलेट हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेलियर ले लो, ठीक है, सही से ब्यूरोक्रेसी का काम न करना, या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी एक काम हो। तो जो लीडर्स हैं वो खुद ही नहीं, मतलब उस तरीके की पॉलिटिकल विल नहीं है उनकी इतनी स्ट्रांग कि इसको करके दिखा सके। तो बहुत सारे फैक्टर हैं भाई इसके। राइट। और ये जो मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन था जो स्टार्टिंग में मतलब बना, उसके बाद वो काफी टाइम तक पैसिव था, बट आफ्टर 1969 वो काफी हद तक मेन फ्रेम में आया। और उसके बाद जब इवन जो चाइना का इसमें लिंक है कि जब वहाँ पे चाइनीज जो कम्युनिस्ट वाला जो एजेंडा था, तो उसके बाद काफी हद तक वहाँ पे डिवीजन भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने पाथ चेंज कर दिए, बट स्टिल वो जो थ्रेट था वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस तरह से इस्टेब्लिश हो चुका था कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था, कि मतलब वो एग्री नहीं कर रहे थे सिस्टम से जुड़ने के लिए। ये दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो तुम ऑब्वियसली, क्योंकि इसको तुम कह सकते हो कि मैंने शुरुआत में कहा कि वो माओ से इंस्पायर्ड थे, तो ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो चाइना से बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, या तुम कह सकते हो कि मार्क्सिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। और दूसरी ये है ना कि इंडिया में भी कुछ लोग हैं जिनको हम कहते हैं सिंपैथाइजर्स, जो नक्सल्स के ह्यूमन राइट्स और बहुत सारी चीजों को, जब भी कुछ होता है ऐसे इंसिडेंट जहाँ पे नक्सल्स मरते हैं, तो वो काफी सिंपैथाइज करते हैं कि इनको बहुत, दे आर वेरी डाउन ट्रॉडन और बहुत ऑप्रेस किया गया। टू एन एक्सटेंट इट इज ट्रू, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। अरुंधति रॉय, yeah so apparently she has written a book about it also. She has traveled with the Naxalites and not. तो होता क्या है कि ये सिंपैथाइजर्स हमेशा ह्यूमन, जब भी कोई ब्रूट एक्शंस की बात आती है, क्योंकि कभी कभी भाई तुमको ब्रूट एक्शन लेना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति को तुम जो उस आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा एक तरीके से कहो रच बस गए हैं,
उनको तुम बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। जिनकी वाकई जो सिर्फ ग्रीवियंसेस की वजह से चले गए हैं उनको तुम शायद निकाल सकते हो इस दलदल से बाहर, लेकिन जो सोचते ही है कि स्टेट एज अ, जो मैं कई बार कहता हूँ स्टेट को ऑपरेसर मानते हैं, उनको तुम बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो एनीवे कहीं भी रहेंगे उनको हमेशा स्टेट एज अ ऑपरेसर ही दिखेगा। तो कभी कभी तुमको ब्रूट फोर्स रिक्वायर्ड होती है।